Hello everyone, my name is Alisha and I welcome you all on my channel. So today we are going to discuss the topic constitutional design of class 9. You can also watch this video even if you are in class 10th, 11th, 12th or in for whichever perspective of education you are looking this for. ओके दिस विल बी हेल्पफुल. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं तो ये आपके रिकैप में हेल्पफुल होगा. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक हियर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू कंट्रीज. इसमें से साउथ अफ्रीका का हम पहले एग्जाम्पल देते हैं. ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम 2 कंट्रीज साउथ अफ्रीका और इंडिया का एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं. तो चलिए देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान. मीनिंग समझते हैं इसकी. बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे हम. सो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? द बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution is the supreme law of the country. The Constitution determines the rights of citizens, the powers of the government, and how the government should function, which is very true. आप जानते हैं कि जो संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ सिटीजन्स, सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं बल्कि जो सरकार है उनके लिए भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बेसिक रूल्स होते हैं जो हर सिटीज़न को गवर्नमेंट को फॉलो करना है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है यानी कि सबसे ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन आता है. इवन जो हमारी जुडिशरी होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही जो है जस्टिफिकेशन या फिर जस्टिस करती है. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिटरमाइन करता है? ये हमारे राइट्स यानी नागरिकों के या फिर सिटीजन्स के राइट्स, गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स है और गवर्नमेंट को किस तरीके से जो है फंक्शन करना चाहिए, ये तीनों चीज़ें उसमें होती हैं. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड. तो एपार्थाइड का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. एंड वी ऑल मस्ट बी अवेयर, लाइक वी ऑल आर अवेयर ऑलरेडी अ बिट अबाउट एपार्थाइड की साउथ अफ्रीका में कैसे स्ट्रगल चली है एपार्थाइड के अगेंस्ट. एंड महात्मा गांधी जी ने भी इसमें जो है कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी वहाँ के लोगों को मोटिवेट भी किया है अपार्थाइड के अगेंस्ट और कैसे वो रेसिज्म या अपार्थाइड के अगेंस्ट जो है स्टैंड ले सकते हैं. सो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट. आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं 2 हैंड्स हैं जो कि एडजॉइनिंग है. ओके, दे आर टुगेदर बट दे कलर, द स्किन कलर इज़ डिफरेंट. तो रेसिज्म बेसिकली वही होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, जातिवाद, स्किन कलर उस पर जो है डिस्क्रिमिनेट करना. ओके, एंड अपार्थाइड स्पेसिफिकली जो है अपार्थाइड जो स्किन कलर होता है उसके अगेंस्ट, मतलब उसको लेके जो भी हार्श एक्सप्लॉयटेशन या फिर उसके मतलब उसके अगेंस्ट हर चीज़ होना अपार्थाइड, हम उसे अपार्थाइड कहते हैं. आई मिस्टूक 2 स्टेटमेंट्स हियर, सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ओके, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड. यहाँ पे मीनिंग भी लिखी है. अभी जैसे मैंने आपको बताया रेसिज्म और स्किन कलर के बारे में, वही चीज़ यहाँ मैंशनड है. सो वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी होती है तो हम इसको इतना एक्सटेंड नहीं करेंगे. विल ट्राई कि हम साउथ अफ्रीका का थोड़ा, जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो बनता है, डिज़ाइन होता है, हम तब तक ट्राई करते हैं इसको रीड आउट करने का. अदरवाइज आई विल मेक द अदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. Apartheid is referred to the policy of discrimination on the basis of race and skin color. स्किन कलर को स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेट करना, उन्हें उन लोगों को जो है राइट्स ना देना. अब स्किन कलर वाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है. ठीक है, इस तरीके के लोग होते हैं. अब हम अगर इंडिया का एग्जांपल दें तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब वाइट है, सब गोरे हैं या सब काले हैं. वी आर ऑफ डिफरेंट स्किन कलर्स, राइट. तो हमारे यहाँ मिक्स कलर या मिक्स स्किन कलर वाले लोग भी हैं. अफ्रीका में कई सारे लोग जो थे देवर मोस्टली ब्लैक. ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. तो देवर डिस्क्रिमिनेटेड जब यूरोप ने वहाँ पे जो है अपना रूल स्टार्ट किया. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी. 18th और 19th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे. यूरोप ऑक्यूपाइड और साउथ अफ्रीका. इसमें वेरी क्लियर कट इट्स ऑलरेडी रिटन दैट यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका एंड दे सेटल्ड देयर. जैसे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने जैसे कब्जा किया हुआ यहाँ पे सेटल्ड हो गया. किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ जो है हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया. अप्लाइड सिस्टम ऑफ एपार्थाइड विच डिवाइडेड कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड. 1 माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. अब देखिए
अब उनकी ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है कि वो उन्होंने ग्रुपिज़म करना स्टार्ट कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई चर्च है तो एक पर्टिकुलर चर्च में जो है सिर्फ वाइट स्किन कलर के लोग जा सकते हैं, ब्लैक स्किन कलर के लोग नहीं जा सकते, या जो मिक्स कलर, जैसे इंडिया का एग्जांपल दिया अभी मैंने आपको बताया, इंडिया में भी जैसे जो है हर तरीके के स्किन कलर के लोग हैं। सो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में वो जो है सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं। अपेरेथाइड, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। फर्स्ट इज ब्लैक, सेकेंड इज वाइट एंड द थर्ड इज द कलर्ड वन। ओके, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, मतलब कि स्पेशली ये जो अपेरेथाइड, ये जो सिस्टम, ये जो पॉलिसी थी, ये स्पेशली साउथ अफ्रीकन लोगों के अगेंस्ट थी। उन्हीं की कंट्री में, उन्हीं के देश में उनसे जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था बहुत ही ज़्यादा। दे वर ऑप्रेस्ड बाय द यूरोपियन पॉलिसी ऑफ अपेरेथाइड। ओके, अभी मैंने ऑपरेसिव पॉलिसी, ऑपरेसिव वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी है। लेट अस सी दिस। ऑपरेसिव सिस्टम फॉर द ब्लैक। सो बेसिकली ऑपरेसिव मीन्स क्या हुआ? ऑपरेसिव means that it is itself exploitative, something very harsh, cruel operation. Okay, ब्लैक वर सेग्रीगेटेड, यानी उन्हें अलग कर दिया गया था, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक स्किन कलर के। Forbidden from living in white areas, could work in white areas if had permit, discriminated while using public properties, यानी कि जो भी उन्हें सिविक कम्युनिटीज़ थी वो उन्हें भी उस बेसिस पे भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए किसी तरीके की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो वो उसमें ब्लैक्स मे बी देवर नॉट अलाउड, सिर्फ जो वाइट स्किन कलर के लोग थे उन्हें अलाउड था, यूरोपियंस को अलाउड था, जो वहाँ पर जाके उन्हीं के देश में सेटल्ड हो गए थे, उन्हें वहाँ पर कब्जा कर लिया था। ओके, और वो उन जगह पे काम नहीं कर सकते थे जहाँ पे वाइट लोग रहते हों, अनटिल अनलेस जब तक उन्हें अलाउ या परमिट नहीं किया गया हो। जहाँ वाइट एरिया, यानी कि जहाँ पे वाइट कॉलोनी हो, जहाँ वाइट स्किन कलर के लोग रहते हों जैसे यूरोपियंस, तो वहाँ पे वो अलाउड नहीं थे। ब्लैक कुड नॉट विजिट चर्च वेयर वाइट वर्शिप्ड एंड फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट। ओके, सो दिस थिंग्स आर ऑल हिस्ट्री, बिकॉज अभी के टाइम पे काफ़ी चेंजेस भी आपने देखे होंगे। आप बराक ओबामा का एग्जांपल ले सकते हैं। यू नो, दिस वाज वेरी क्लियर दैट व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दैट ब्लैक इन वाइट हाउस। सो कुछ भी इन टुडेज टाइम द थिंग्स आर चेंजिंग एंड हैव चेंज्ड ऑल्सो, बट स्टिल आई फील दैट इट इज़ स्टिल देयर। आप अपने खुद के देश में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे लोगों को जो है स्किन कलर के बेसिस पे जो है, या फिर उनके लुक्स के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो उन्हें चर्चेस में भी अलाउड नहीं था। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जी, कुछ होर्डर्स, कुछ पोस्टर जो उस समय उन्होंने लगाए होंगे, जो देख के बहुत ही बुरा लगता है। वाइट एरिया, ब्लैंक गिबे अपनी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, यानी कि जिस तरीके से हम नेम प्लेट्स लगाते हैं या बोर्ड्स लगाते हैं किसी स्ट्रीट के लिए, किसी जगह के लिए, सेम वे दे हैड पुट अप दिस थिंग्स, दीज पोस्टर्स एंड दीज written part for showing the apartheid policy for use by white persons. We'll try to read this. These public premises aren't amenities. Amenities होती हैं civic amenities, यानी कि जो facilities होती हैं लोगों की, thereof have been reserved for the exclusive use of white person, यानी कि जो amenity, जो facilities होती है, चाहे वो health हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो, पार्क्स हो, इट वॉज स्पेसिफिकली फॉर द वाइट पीपल ओनली। डेंजर, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स, इफ़ यू एंटर दिस प्रीमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं मजाक बनाया जा रहा है कि अगर आप रात को निकलते हैं तो आपको अंधेरे में देखा भी नहीं जाएगा, आपको शूट कर दिया जाएगा। यू हैव बीन वॉर्न्ड, मतलब इस तरीके से लिटरली दे हैड वेरी क्लियरली रिटन ऑल दिस। कोका कोला का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। वाइट कस्टमर्स ओनली, वाइट कस्टमर, मतलब जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन यूज़ कर सकता है, हर चीज़ पे सेग्रीगेशन कर दिया गया था। सेग्रीगेशन किसके ऊपर था? ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, यानी कि जो वाइट
लोग यूज़ कर सकते थे वो ब्लैक्स नहीं यूज़ कर सकते थे, उनके लिए डिफरेंट चीज़ें थी। एंड डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड्स होंगे उस समय भी दे वर हाई फॉर द वाइट। ओके, देन सेग्रीगेशन, दे कुड नॉट, अगेन सेग्रीगेशन का दूसरा पार्ट, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर वाइट वर्शिप्ड। यानी कि जिस तरीके से मंदिरों में या कहीं पे अगर हमारे हिस्ट्री में भी ऐसा देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसी तरीके से वहाँ पे स्किन कलर के बेसिस पे दे वर नॉट अलाउड, द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वर्शिप इन द चर्चेज वेयर द वाइट स्किन कलर्ड विजिटेड। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ी मतलब एक बात है, एक पॉलिसी जो अपार्थाइड की फॉलो करी जा रही थी यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा साउथ अफ्रीका में, उन्हीं के अफ्रीकन्स के देश में ही। मतलब वो कोई ऐसा ग्रुप या एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, कोई पॉलिटिकल ग्रुप या कोई ऐसा कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते थे विच वॉज अगेंस्ट द अपार्थाइड। ओके, अब देखते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक एसोसिएशन बनता है बेसिकली जो कि अपार्थाइड के अगेंस्ट होता है। ओके, सिंस 1950 ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन, कम्युनिस्ट एंड सेंसिटिव वाइट्स जॉइन देम। यानी कुछ वाइट जो लोग थे जो दोज हु वर सपोर्टिंग दिस, वो भी इस एसोसिएशन का पार्ट थे। इन 1964 नेल्सन मंडेला, वी ऑल आर अवेयर ऑफ हिम, द ग्रेट लीडर Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment। 1964 में नेल्सन मंडेला जी को और उनके साथ साथ जो बाकी और भी लीडर्स थे उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है ग्रांट कर दिया गया था। और वो क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने एक एसोसिएशन जो है बनाया है, वो दे वर पार्ट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दे फॉट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट, दिस सीवियर एंड discriminatory treatment of apartheid. But the white racist government continued to rule by torturing and killing thousands of black and colored। यानी कि सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं, टॉर्चर ही नहीं, बल्कि उन्हें मारा भी जा रहा था। The end of the policy of apartheid। ये अभी हमने जो बात करी है, हमने 1964 में, आपको ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला जी को कब इम्प्रिजनमेंट में भेजा गया था? 1964 में। और ये जो प्रॉब्लम प्रिवेल्ड थी सोसाइटी में, ये 1950s थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक ब्रीफ दिया गया है किसके बारे में? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। सो इन 1910 The African National Congress was formed which aimed at establishing a non-racial democratic South Africa। क्योंकि इतने पुराने टाइम से, पहले से ही, ओके, हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तब से ये अपार्थाइड चलता आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर बेस पे चलता आ रहा है। तो 1910 में जो है ये एसोसिएशन बना था अगेंस्ट द अपार्थाइड एंड द रेसिज्म। द मूवमेंट वॉज इंटेंसिफाइड इन द 1950s। हमने यहाँ 1950s की बात करी थी, 1950s में, क्योंकि और भी ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था अगेंस्ट द ब्लैक स्किन एंड इंडियंस। सो उस समय ये मूवमेंट जो है और इंटेंसिफाई हो गया। इन 1960s द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज बैंड एंड इट्स लीडर्स जेल्ड। 1960s यानी कि 1964 में इन्हीं लीडर्स के बारे में बात हो रही है, नेल्सन मंडेला जी को इंक्लूड करते हुए, कि उन्हें जेल भेज दिया गया, उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी मिली, एंड इवन ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया। बैन करने से क्या होगा? दैट दे विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट दिस ऑपरेटिव सिस्टम, दे कैन नॉट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द अपार्थाइड एज वेल। लेट्स सी more further about how the apartheid comes to an end. The end of the policy of apartheid, which was actually followed by Europeans. The African National Congress organized its own army to fight against the racial regime. The United Nations, United Nations जानते ही हैं, the United Nations condemned the policy of South Africa. By the end of the 1980s, the international isolation of the government of South Africa was complete. यूनाइटेड नेशंस ने इसके अगेंस्ट जो है अपनी बात रखी कि दैट दिस इज़ रॉन्ग। ओके, अपार्थाइड जो है या जो स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज़ रॉन्ग। ओके, एंड बाय द 1980s दिस पर्टिकुलर आइसोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज कंप्लीट। लेट अस सी मोर फर्दर। ये बस एक ब्रीफ दिया गया है अभी थोड़ा सा। द एंड ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, विथ it began the process of ending the apartheid. The ban on the African National Congress was lifted and its leaders released।
इनके लीडर्स को जो है कुछ सालों बाद जो है आज़ाद किया गया, जो जिन्हें जेल भेजा गया था, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया था, इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है बैन किया गया, उसे उस बैन को हटाया गया. देन द लीडर्स वर रिलीज्ड. द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ पैरेथाइड. लेट्स मूव फर्दर. नेगोशिएशंस बिटवीन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. जैसा कि इसमें बताया गया है, एंड एज पर द हिस्ट्री ऑल्सो, द यूरोपियंस हैड सेटल्ड इन द साउथ अफ्रीका कंट्री एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है और साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है, जो कि यूरोपियन ऑफ कोर्स जो उधर वहाँ पे रूल कर रहे थे, ओके, उन्होंने ही साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बना रखी थी उस समय पर. ओके, तो उनके बीच में नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है. सो नेगोशिएशन में क्या क्या बातचीत होती है, अब क्या किस तरीके से, क्योंकि अब ये जो एसोसिएशन था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस पर से बैन हटाया गया, लीडर्स को रिलीज़ किया गया, लेकिन बहुत टाइम लग गया इन सब चीज़ों को. 1950s से कोई चीज़ चलती आ रही है, फिर 1980s में यूनाइटेड नेशंस ने इसे कंडेम किया. अब 1990s का टाइम आ चुका है, तब जाके ये सारे नेगोशिएशंस हो रहे हैं. ओके, एंड एज पर हिस्ट्री वी ऑल हैव सीन कि इट टेक्स अ लॉट. जब भी हम अपने खुद की कंट्री के जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, वी सी द स्ट्रगल ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एंड हाउ लॉन्ग वी हैव कम एंड हाउ वी हैव कम दिस फार. लेट्स सी. नेगोशिएशंस बिटवीन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज बेस्ड ऑन पैरेथाइड पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन, एवरीथिंग. ओके, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि जो यूरोपियंस थे उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट करी थी, सेग्रीगेट किया था, दे वर नॉट गिविंग द राइट्स टू द ब्लैक स्किन कलर्ड पीपल. सो डेफिनेटली उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं थी, उन्हें अपनी गवर्नमेंट चुनने का भी अधिकार नहीं था. इन अप्रैल 1994 इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एज पर द न्यू प्रोविजंस. 1994 में इलेक्शंस होते हैं. ओके, एंड जो लीडर्स हैं ऑलरेडी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, जब बैन हटाया गया तो वो रिलीज़ कर दिए गए थे. आपको याद रखना है 1960s में, स्पेसिफिकली 1964 में नेल्सन मंडेला जी के साथ अदर लीडर्स वो सेंट टू जेल, दे वर गिवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. बट जब आफ्टर 1980s ये बैन हटाया गया, ओके, एंड द लीडर्स वर रिलीज्ड एंड नाउ दे आर कमिंग टू द नेगोशिएशंस. 1994 में नई पॉलिसी के साथ, नए प्रोविजंस, नए प्रावधान के साथ जो है इलेक्शंस होते हैं. द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ पैरेथाइड. The African National Congress won with a thumping majority and formed a non-racial democratic government. Definitely जो ये पर्टिकुलर एसोसिएशन था, जो ग्रुप था, ये ग्रुप जो है जीत जाता है, क्योंकि उनकी आप जानते हैं पॉलिसी, देवर अगेंस्ट द पैरेथाइड, देवर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन. तो वहाँ के लोग जो अफ्रीकन्स थे या ब्लैक स्किन कलर, इंडियंस, मिक्स्ड, जो भी दोज हू वर अगेंस्ट द पैरेथाइड, they voted for African National Congress. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled. I mean, you can see कि कितना लंबा स्ट्रगल रहा है. एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, नए नेगोशिएशन के साथ, नई गवर्नमेंट के साथ जो है एक न्यू फ्लैग भी साउथ अफ्रीका का बनता है और उसे अनफोल्ड किया जाता है. एंड इट turn out to be a democratic country in the world. Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. Let's see quickly. Towards a new constitution at the midnight of, यानी कि 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को, मिडनाइट को, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं था पहले की तरह कि सिर्फ वाइट स्किन कलर या यूरोपियन गवर्नमेंट वाले ही थे, इसमें मिक्स्ड गवर्नमेंट थे, वाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे एंड कलर्ड भी थे इस गवर्नमेंट के मेंबर्स. द ब्लैक फॉरगेव द वाइट्स. बोथ द ब्लैक्स एंड वाइट्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. After 2 years discussion and debates, they draw a common constitution and gave to its citizens the most extensive rights available in the country. Definitely जब इनकी गवर्नमेंट बनती है 1994
में उसके बाद ये 2 साल और लग जाते हैं इन्हें अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने में, जिसमें मतलब हर चीज़ जो है किस तरीके से है एक सिस्टमैटिक वे में उसको लाया जाता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो गवर्नमेंट आती है, एक तो मिक्स्ड मल्टीरेशियल गवर्नमेंट होती है, दूसरी ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी कि जो लोग के जो अधिकार या लोकतंत्र है उसके ऊपर बनाया जाता है, जस्टिस ऑफ कोर्स जो न्याय है, एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, जो लोगों के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, ह्यूमैनिटी राइट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स पे ये बेस या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया जाता है। तो अब जब 2 साल और लगते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से जो बेस्ट हम कह सकते हैं बेस्ट रूल्स या बेस्ट राइट्स लोगों को देने के लिए जब ये बन जाते हैं, बना दिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तब एक कह सकते हैं कि अफ्रीका में एक रियल फ्रीडम जो है देखा जाता है या वहाँ के लोगों में। टुगेदर दे डिसाइडेड नो बडी शुड एक्सक्लूडेड या नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, एवरीबडी विल बी टुगेदर, किसी को भी जो है किसी के साथ ऐसा बहिष्कार नहीं किया जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डीमन, कोई भी डीमन नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है। अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हर मेंबर, हर कैटेगरी से, हर कम्युनिटी से, हर स्किन कलर के लोगों से, उस देश के हर छोटे से छोटे चाहे शहर हो गांव है, हर एक पार्ट से जो है लोगों को वैल्यू दी जाएगी, एग्री करवाया जाएगा। आई मीन जब भी कोई बातचीत होगी तो हर किसी की जो है ओपिनियंस को रखा जाएगा। इट इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेफिनेटली, क्योंकि और भी जो कंट्रीज़ थी न्यू अवेकनिंग कंट्रीज़, वहाँ भी जो है डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीका जो स्ट्रगल रहा है एंड जो डेमोक्रेसी जिस तरीके से वहाँ आई, लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए। Towards a new constitution, a remarkable constitution was made where they forgot past sufferings. And yes, one more thing, जो अफ्रीकन्स थे जिनके साथ इतना बुरा अत्याचार किया गया था, उन्होंने वाइट यानी यूरोपियंस को जो है माफ़ कर दिया था। उसके बाद वो नेगोशिएशंस पे और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे या न्यू गवर्नमेंट पे जो है उनकी बात रखी गई थी। A remarkable constitution was made where they forgot past sufferings, sought cooperation of all the races, which make South Africa based on equality, democratic value, and social justice. Okay, so they forgot their past sufferings and they made a society, a government, a country which was based on equality, democratic values, and social justice. Let's see some points about Nelson Mandela ji. Nelson Mandela, who is also known as Gandhi of South Africa, because yes, he was inspired by the thoughts and ideologies of Mahatma Gandhi as well. Nelson Mandela was one of the most able, efficient, and far-sighted leaders of the African National Congress. It was under his leadership that the struggle against apartheid reached its climax. And it happens कि जब भी कोई लीडर इतना एफिशिएंट हो और बिल्कुल पूरी अपनी जान लगा दे, देन द आउटकम इज़ पॉजिटिव, बिकॉज वो अपनी पूरी टीम को लेके चलते हैं। सेम वे विथ नेल्सन मंडेला जी, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स एंड आपने इनके थॉट्स जो हैं, इनके आइडियाज़ भी पढ़े होंगे, इनकी बुक पढ़ी होगी, विच इज़ अमेजिंग। ड्यू टू एंड आई थिंक लेट्स कम Due to participation in the movement against apartheid, he was sentenced to life imprisonment in 1964. ये हमने पढ़ा था 1964 में उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। He spent the next 28 years in prison. 28 साल, कम नहीं होते हैं 28 साल, मतलब सोच के ही it really wrenches your heart. So he spent the next 28 years in prison in the 90s due to activities of the African National Congress and the support it got from other countries of the world. South African regime was completely isolated from the world. In order to create a favorable atmosphere, Nelson Mandela was released in 1990. हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि 1990s तक का टाइम आ गया था, क्योंकि हर तरीके से उन्हें हर जगह से जब सपोर्ट मिलने लग गया, एंड इवन यूनाइटेड नेशंस कंडेम्ड अबाउट द apartheid सिस्टम फॉलोड बाय द यूरोपियंस।
सो वो 1990 में नेल्सन मंडेला जी को रिलीज़ किया जाता है। एंड क्योंकि डेफिनेटली उन्हें एक बहुत ही एफिशिएंट लीडर चाहिए था, जो कि नेल्सन मंडेला जी थे। लेट अस सी फर्दर क्या होता है फिर, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी ही वाज द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, he was released in 1990. In 1994 the first democratic elections were held, जो कि हमने पढ़ा था, and Nelson Mandela was elected the president of South Africa. Okay, let's see one of his quote. There can be no greater gift than that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return. बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी लाइन कही है उन्होंने। I mean, this is the best thing, not to expect anything from others, but still if you are giving the service, okay, to your society, or you're helping others without expecting anything from them, that is the greatest thing. Okay, and I believe that that attribute should be there in everyone. इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं 2-3 लाइन। उसके बाद इंडिया का जो पार्ट होगा, इंडिया वाला पार्ट हम दूसरे वीडियो में जो पढ़ेंगे। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। डेफिनेटली कि गवर्नमेंट भी कैसे फंक्शन करेगी, क्या रोल होगा, कैसे वो डिसीजंस बनाएगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ बहुत ही स्पेसिफिकली मैंशनड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, और सिटीजन्स के जैसे आपके ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गए, ये सारी चीज़ें भी मैंशन होती हैं। गुड सोसाइटी, डेफिनेटली अगर एक जहाँ पे इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी एंड सोशल जस्टिस फॉलो हो, डेमोक्रेसी फॉलो हो, एक अच्छे और एक सही मायने में वो सोसाइटी अच्छी होती है। एंड वी शुड नेवर एवर गो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, वी शुड बी इन द लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमें कभी किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी देन। एक्सप्रेसिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, एब्सोल्युटली। ओके, जब आप खुद ही अच्छे हैं, अगर आप खुद ही ह्यूमैनिटी फॉलो करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं आप, so the society will be also good. So I'll meet you in the next video. I believe that this video has been a little lengthier, so I'll stop over here. I'll meet you in the next video. I hope कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। Definitely समझ में आया होगा. So I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.